नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। नव वर्ष 2026 आप सबके लिए, हम सब के लिए शुभ हो। और ये तब शुभ होगा भारत के लिए जब भारत में संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य ईमानदारी से करेंगी। तो नव वर्ष के पहले दिन आज चर्चा करते हैं न्यायपालिका की, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ की, जिसके बारे में बहुत आशंकाएं बढ़ रही हैं कि वो खोखला होने लगा है, अपने दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को केवल संविधान की एक संस्था के तौर पर नहीं स्थापित किया गया था, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतिम प्रहरी के रूप में इसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे जानबूझकर असाधारण शक्तियां दी ताकि निर्वाचित सत्ता की जो इच्छाएं होती हैं और जो समय के साथ साथ दमनकारी इच्छाओं में बदल जाती हैं, उनको रोका जा सके और संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों को कुचला ना जा सके। ये बड़ी आदर्श स्थिति है, लेकिन ये आदर्श स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। आज़ादी के बाद से ही भारतीय न्यायपालिका प्रतिरोध, समर्पण, भय, समझौते और कभी कभी आप देखिएगा तो पश्चाताप के बीच में झूलती नजर आती है। नई शताब्दी में, और उसमें भी 2014 के बाद ये स्थितियां ज़्यादा विकट हुई हैं। 1975 से 77 तक का समय, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, न्यायपालिका की यात्रा में सबसे बड़ा नैतिक पतन का काल था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले को समझना हर भारतीय के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला था। और इस मामले में आपातकाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की बहुमत वाली पीठ ने यह कह दिया था कि इमरजेंसी के दौरान नागरिक, आम आदमी अदालत के दरवाजे भी नहीं खटखटा सकता है। आप सोचिए कितना खतरनाक फैसला था। यह फैसला कानूनी नहीं था, बल्कि न्यायपालिका का, उस समय के न्यायाधीशों का इंदिरा जी की सत्ता के आगे आत्मसमर्पण था। पश्चाताप की जो बात मैंने आपसे कही, इस फैसले में शामिल एक न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, जिन्होंने बाद के वर्षों में इस विषय पर पश्चाताप जताया था और स्वीकार किया था कि उन्होंने गलत निर्णय दिया था, और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। ये बड़ा दुर्लभ क्षण होता है जब न्यायाधीश क्षमा मांगे अपने किसी निर्णय के लिए, लेकिन उनकी माफ़ीनामे ने यह संकेत भी दिया कि न्यायपालिका अक्सर अपनी गलती तब मानती है जब भारी नुकसान हो चुका होता है। हालांकि इसी पीठ में शामिल एक जस्टिस, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूं, न्यायमूर्ति एचआर खन्ना थे, जिन्होंने अपने निर्णय में, जो उनका डिसेंटिंग नोट था, उसमें उन्होंने कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता राज्य की कृपा पर नहीं छोड़ी जा सकती है। और जस्टिस खन्ना को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी उनसे बेहद नाराज़ हो गई थी, और उनकी नाराज़गी का नतीजा था खन्ना साहब मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए। आगे चलकर भी हमें यही पैटर्न दिखा। सत्ता के सामने खड़े होने की कीमत न्यायाधीशों को व्यक्तिगत स्तर पर कई बार चुकानी पड़ी है। 1990 के बाद का दौर को याद कीजिए, उदारीकरण का दौर था, और उस समय न्यायपालिका के समक्ष, और जब मैं न्यायपालिका की बात कह रहा हूं तो मैं उच्च न्यायपालिका की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के सामने लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रश्न लगातार आए। अनेक मामलों में अदालतों ने उस दौर में इन्हें नीतिगत प्रश्न बनाकर सरकार के हवाले कर दिया, हस्तक्षेप नहीं किया, और इससे ये हुआ कि पूंजीवादियों को राहत मिली और जो हाशिए में पड़ा गरीब गुरबा समाज था उसको नुकसान पहुंचा। और अब का जो दौर है, इस समय तो ये चरम पर होता नजर आ रहा है। न्यायपालिका की जवाबदेही पर सबसे गंभीर प्रश्न महाअभियोग की असफल परंपरा भी है। जस्टिस वी रामास्वामी नाम के एक न्यायाधीश थे, जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, और संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका।
इससे मैसेज साफ गया कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो भ्रष्ट न्यायाधीशों पर भी कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद तो कई मामलों में ऐसी इन हाउस इंक्वायरियाँ सामने आईं, यानी कि न्यायपालिका ने अपने ही मामलों में इन हाउस जांचें कराई, जिन पर ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना ही क्या नतीजा निकला इसके बारे में स्वयं न्यायपालिका ने बताने से परहेज किया। यानी कि हमारी उच्च न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी की कमी, भारी कमी देखने को मिली। निचली अदालतों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। आपको याद होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से अभी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले 2025 में भारी मात्रा में, बताया जाता है करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी। और हालांकि उन पर एक्शन लिया गया है, मगर अंत में उनका क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में एक महिला जज ने एक वरिष्ठ पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और अंत में सीनियर जज पर कुछ नहीं हुआ और इस महिला को ही इस्तीफा देना पड़ा, इस महिला जज को। और अभी 3-4 दिन पहले पढ़ने को मिला कि बिहार के 3 न्यायाधीश, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शामिल थे और 2 उनके अधीनस्थ जज शामिल थे, वो कुछ समय पहले 2-3 साल पहले नेपाल में गए। वहाँ वो रंगरेलियाँ मना रहे थे। नेपाल पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था और वापस भारत भेजा गया था उनको। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी इंक्वायरी हुई थी इन हाउस, उनको बर्खास्त किया गया है। मगर आप सोचिए, 3 जजेस, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल के हों, वो किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और यदि वो इस प्रकार की हरकतों में पकड़े गए हैं तो नीचे की अदालतों में हालात कितने बुरे होंगे। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि समस्या केवल वैचारिक नहीं है, बल्कि आचरण और जवाबदेही का भी गंभीर संकट हमारी न्यायपालिका जूझ रही है। 2018 की जनवरी याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 तत्कालीन सीनियर मोस्ट जजेस ने, जिनमें जस्टिस जे चमलेश्वर शामिल थे, जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे, जस्टिस मदन लोकर शामिल थे और जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, वो कैमरे के सामने आ गए और उन्होंने मीडिया से कहा, जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था, कि यदि वे नहीं बोलेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। एक बड़ी चेतावनी थी जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट से आई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सन्नाटा, खामोशी। यहाँ तक कि रंजन गोगोई तो उसके बाद चीफ जस्टिस बने, उन पर गंभीर आरोप लगे, बाद में वो राज्यसभा भेज दिए गए। मैं आपको एक पुस्तक याद दिलाना चाहता हूँ। जो भी इस विषय पर इंटरेस्ट रखते हों उनको वरिष्ठ संवैधानिक वकील फाली एस नरीमन की एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, गॉड सेव दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रक्षा भगवान करे। नरीमन ने इसमें अपनी प्रस्तावना में लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सीज्ड टू बी अ सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। सीधे और सपाट शब्दों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्वों से विमुख हो चुकी है। फाली एस नरीमन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को अचूक मत मानिए, अजेय मत मानिए, सुप्रीम मत मानिए, क्योंकि जो संस्कृति, जो संवैधानिक व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। कॉलेजियम पारदर्शिता खो चुका है और आलोचना को कंटेम्प्ट माना जाने लगा है। ये फाली एस नरीमन ने अपनी इस किताब में लिखा है। हालांकि 2014 के बाद न्यायपालिका के व्यवहार में गुणात्मक बदलाव भी देखे गए, लेकिन वो बहुत कम। महत्वपूर्ण बदलाव जो हमने देखा है वो ये कि यदि आप पर यूएपीए जैसा कठोर कानून लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक जमानत देने में हिचकिचाती है। असहमति को सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह बता दिया जाता है। सत्ता समर्थक हेट स्पीच पर कोर्ट मौन रहती है और जो न्यायाधीश एक्शन लेते हैं उनके तबादले कर दिए जाते हैं। आपको दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन का मामला याद होगा, जो एक्शन लेने जा रहे थे कपिल मिश्रा पर, जो इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो एक्शन लेते उनका तबादला कर दिया गया था। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है, वो है रात में अदालतों का खुलना। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि यदि मामले गंभीर हों तो रात में भी कोर्ट आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। बट ये आम नागरिक के लिए नहीं खुल रही हैं, ये खास लोगों के लिए खुल रही हैं। नवंबर 2020 में पत्रकार अर्णव गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण तत्परता दिखाई थी, रातों रात सुनवाई की और उनको जमानत दी थी।
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर भावुक टिप्पणियां की थीं। सवाल ये नहीं है कि जमानत क्यों दी गई, सवाल यह है कि यही संवेदनशीलता उन सैकड़ों अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं दिखती जो 5-5 साल से जेल में बंद हैं। छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं, दिल्ली में हुए दंगों के बाद जो गिरफ्तार हैं, 5 साल हो गए, उनकी जमानत अर्जियां रजिस्टर तक नहीं हो रही हैं, सूचीबद्ध नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है बेल इज़ द रूल, नो जेल बट बेल, लेकिन हकीकत में ये व्यक्ति विशेष के लिए लागू होता है और व्यक्ति विशेषों के लिए लागू नहीं होता है। और यहाँ पर न्याय का विचलन अधिनायकवाद का रूप ले लेता है। जब अदालतें अपराध से ज़्यादा व्यक्ति की राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर निर्णय देने लगे, तब फाली एस नरीमन की चेतावनी और एक अभी आप फेसबुक में देखिएगा, बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं कॉलिन गोंजाल्विस, उनका विश्लेषण सटीक बैठता है। कॉलिन गोंजाल्विस का मानना है कि आज न्यायपालिका डर से नहीं, संरचना से कंट्रोल हो रही है और फांसीवाद की ओर झुक गई है। वे ये भी कहते हैं कि फांसीवाद सच से डरता है और सच बोलना ही सबसे बड़ा इस समय अपराध बन गया है। ये कॉलिन गोंजाल्विस ने हाल ही में कहा, फेसबुक में उपलब्ध है उनके पेज में। भारतीय न्यायपालिका का इतिहास बताता है कि विचलन भारतीय न्यायपालिका में एक सतत प्रक्रिया बन गई है और इस समय ये चरम पर आ चुकी है। 2026 में, ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि 2026 जिसका आज पहला दिन है, इसमें जब जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायालय का नेतृत्व करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले प्रश्न सामान्य न्यायिक विवाद नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे संवैधानिक मुद्दे होने जा रहे हैं जो नागरिकता, धर्म, स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। नागरिकता से जुड़े मामलों में अदालत को इस पर तय करना होगा कि राज्य नागरिक की पहचान निर्धारित करने में कितनी दूर तक जा सकता है, चाहे वो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो, दस्तावेजों की वैधता का प्रश्न हो या फिर नागरिक अधिकारों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति हो। धर्म और आस्था से जुड़े मामले में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिद्धांत की पुनर्व्याख्या भी इस बार अदालत के सामने इसी वर्ष आएगी और यहाँ इस पर यह सवाल निर्णायक होगा कि क्या न्यायपालिका धर्म की व्याख्याकार बनेगी या केवल संविधान की सीमाओं में रहकर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के संदर्भ में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को ये जो हेट स्पीच है, घृणा भाषण है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो कमेंट्स आते हैं, उनकी दिशा तय करनी होगी, क्योंकि हाल के वर्षों में इन मामलों में अदालत की सक्रियता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। विशेष रूप से कठोर कानून जैसे यूएपीए के दायरे और उसकी व्याख्या पर अदालत का रुख यह तय करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कितनी हद तक सीमित किया जा सकता है। दिल्ली दंगे, सार्वजनिक भाषणों और राजनीतिक उकसावों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ये संकेत देगी कि क्या बेल नियम का सिद्धांत वास्तव में सार्वभौमिक रहेगा या कुछ वर्गों तक सीमित रहेगा। इसके साथ ही आप देखिएगा 2026 में चुनावी लोकतंत्र से जुड़े प्रश्न जैसे इलेक्शन कमीशन की भूमिका, मतदाता सूचियों की जो शुद्धता का मामला चल रहा है, एसआईआर, चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और नागरिकों के मतदान अधिकार भी न्यायालय के समक्ष निर्णायक रूप से आएंगे ही आएंगे। डिजिटल युग में डेटा संरक्षण, निगरानी, निजता और राज्य की सूचना संग्रह शक्ति जैसे मुद्दे भी अदालत को यह तय करने के लिए बाध्य करेंगे कि आम नागरिक की स्वतंत्रता और शासन के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। इन सभी मामलों की सुनवाई ऐसे समय में होगी जब न्यायपालिका पहले से ही अपनी निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को लेकर आलोचना के घेरे में है। इसलिए 2026 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केवल व्यक्तिगत मामलों का निपटारा नहीं होंगे, बल्कि वे ये भी निर्धारित करेंगे कि न्यायपालिका लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में पुनः अपने आप को स्थापित करेगी या फिर सत्ता, धर्म और वर्तमान रूलर्स के साथ तालमेल बिठाने वाली संस्था के रूप में देखी जाएगी।